जी, सेकंड लास्ट टॉपिक आज का हमारा वो क्या है, बफ़र कैपेसिटी। यानी मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि ये नहीं है कि बफ़र बन गया, आप जितना मर्ज़ी एसिड यूज़ करें, जितनी मर्ज़ी बेस की कंसनट्रेशन यूज़ करें, पीएच चेंज नहीं होगी। नो, हर बफ़र की एक ख़ास लिमिट होती है जिसको हम बफ़र कैपेसिटी कहते हैं। यानी एक बफ़र किस रेंज तक वर्क करता है, एक बफ़र किस हद तक पीएच को चेंज होने नहीं देता, ये हमारा टॉपिक कहलाता है बफ़र कैपेसिटी। ठीक हो गया। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ब्लड के अंदर, मैंने कहा था हम एंड पे एप्लीकेशन में करेंगे कि हमारे ब्लड में जो बफ़र्स हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी बफ़र होता है वो हमारे हेमोग्लोबिन में होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है और सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में एक बफ़र होता है। ठीक है, यानी कार्बोनिक एसिड का एक बफ़र प्रिपेयर होता है। अब ये बफर वर्क क्या कैसे करता है, हमारे ब्लड की याद रखना पीएच होती है 7.35 से 7.45। अब ये लिमिट है, यानी इसका मतलब ये है कि बफ़र इस रेंज तक काम करता है, लेकिन अगर इससे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए वो बफ़र इनएक्टिव हो जाता है, वो बफ़र वर्क नहीं करता। तो ये हमारे पास कहलाती है बफ़र कैपेसिटी कि एक बफ़र किस हद तक रेजिस्टेंस शो करता है। तो चेक करें, first point, the buffer capacity of a buffer solution is a measure of its magnitude of its resistance to change in the pH on addition of acid and base। ठीक हो गया। पॉइंट 2 देखें, हम बफर कैपेसिटी को और नेम से भी शो कर सकते हैं, बफर इंडेक्स कह सकते हैं, बफर वैल्यू, बफर एफिशिएंसी या बफर कोफिशिएंट। थर्ड पॉइंट, बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीटा का साइन यूज़ करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इसका फार्मूला भी है और डेफिनेशन भी है। क्या, रेशो ऑफ द इंक्रीमेंट। ठीक, यानी कि कितना आपने ऐड किया है, इनिशियल कंसनट्रेशन एसिड बेस की कितनी थी, आपने कितनी ऐड की, ये हो जाएगी इसकी रेशो टू दी स्मॉल चेंज इन पीएच ब्रॉट अबाउट दिस एडिशन, और उस एडिशन से कितनी चेंज हुई है। यानी अगर बोलें कि बफर 100% पीएच को चेंज होने नहीं देता, तो मैंने शुरू में बताया ऐसा नहीं है, बल्कि मामूली होगा, या आप ये कह लें 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम जो कम कंसंट्रेशन में पी या कम पीएच चेंज होगी, लेकिन होगी सही। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा डेल ए और डेल बी क्या है, आपने कितना एसिड बढ़ाया है, यानी ए फॉर एसिड, डेल ए फॉर आपने कितनी एसिड की अमाउंट में बढ़ाई है, और डेल बी आपने किस लिमिट तक बेस को बढ़ाया है, और डेल पीएच का मतलब है उसने कितनी स्मॉल चेंज इन पीएच की है। यही नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, चेक करें, डेल ए डेल बी रिप्रेजेंट द स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक हो गया, टू द बफर टू ब्रिंग अबाउट पीएच चेंज ऑफ डेल पीएच। और अकॉर्डिंग टू लास्ट पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अ सॉल्यूशन हैज़ अ बफर कैपेसिटी ऑफ 1। ये अहम पॉइंट याद रखना है। अगर हमारे पास दोनों की, आप हेंडरसन इक्वेशन माइंड में रखें, तो वो हमारे पास बनती है पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। ठीक, तो कहता है हमारे, अब इसको देखें, अकॉर्डिंग टू above इक्वेशन अ सॉल्यूशन हैव बफर कैपेसिटी ऑफ 1 when 1 liter of it required 1 gram equivalent of strong acid or base to change pH by 1 unit। आसान लफ्ज़ में अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास जो बफर की कैपेसिटी है 1 होगी। और लास्ट, सो स्मॉलर द pH चेंज इन द सॉल्यूशन upon the addition of an acid or base ग्रेटर इज बफर कैपेसिटी एंड वाइस वर्सा। यानी इस इक्वेशन की मदद से आप देख सकते हैं कि बफर कैपेसिटी डायरेक्ट रिलेट कर रही है एसिड बेस ऐड करने से, और इनवर्स रिलेट कर रही है पीएच के चेंज होने से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बात मैं पीछे कर रहा था उसका मतलब क्या है। तो चेक करें, क्वेश्चन है प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5, यानी हमारी रिक्वायर्ड लिमिट है, आपने 5 पीएच वाला बफर तैयार करना है। किससे, फ्रॉम एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट से, और पी के ए की वैल्यू दी हुई है। तो गिवन डाटा देखें, रिक्वायर्ड पीएच है 5 और पी के ए की वैल्यू है 4.7, और हमें मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड जो रिक्वायर्ड, यानी एसिड हमें कितना चाहिए होगा, वो हमारे पास 1 मोलर उसकी कंसनट्रेशन होगी। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, और साल्ट जो है इसकी कंसनट्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो चेक करें हेंडरसन इक्वेशन, पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। पी एच की वैल्यू नेक्स्ट पुट कर दी 5, पी के ए की वैल्यू 4.7 जो गिवन है, और लॉग ऑफ, हमें साल्ट की कंसनट्रेशन का नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि 1 मोलर कंसनट्रेशन जो है वो एसिड्स की चाहिए होगी बेस के लिए, तो साल्ट की जगह x लगेगा और एसिड की जगह 1 लगेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो वैल्यू प्लस हो रही है 4.7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, और लॉग अगर डिवाइड हो तो दोनों में माइनस आ जाएगा। ये स्टेप ध्यान से समझना है, 4.7 जाकर माइनस, और बटे में जब भी वैल्यूज़ होती हैं तो उनका लॉग माइनस हो जाता है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेटर से पुट कर सकती हैं, log ऑफ 1 0 होता है, तो हमारे पास रह गया log ऑफ x इज इक्वल टू 0.3 और x की वैल्यू हम लेंगे, इसको हम एंटी लॉग कहते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू 2 होगी। और इसका रिजल्ट देखें क्या है कि अगर आपने बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 5 pH वाला, तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट जो हैं वो रेशो किस में मिक्स होने चाहिए, 1:2, क्योंकि 1 वैल्यू हमने एसिटिक एसिड की ली और 2 वैल्यू हमारे पास ये आई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बफर कैसे प्रिपेयर होता है। जी, आज का लास्ट पोर्शन है एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स के, डेली लाइफ में एप्लीकेशंस के हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का आपको बताया है, आपने एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है कि ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45 और कहता है ये जो ब्लड की पीएच है 2 बफर से मेंटेन हो रही है। एक को हम बोलते हैं, हमारे पास आते हैं प्राइमरी बफर्स, ये किधर मौजूद है, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। और ये कौन सा बफर है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक, और उसके साथ सोडियम साल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होता है, किसके साथ ऐड होता है, फास्फोरिक एसिड के साथ। और दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी बफर होता है, ये रिथ्रोसाइट्स में होते हैं, यानी ब्लड सेल्स में होते हैं, ठीक है। रिथ्रोसाइट्स हम किसे बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स का ये दूसरा नाम होता है। इसमें कौन सा बफर है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन का सोल्यूशन, और एसिड और अल्कली या पोटाशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, यानी ये बफर इस तरीके से ब्लड में पीएच को मेंटेन करते हैं। जी, फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स में क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट तरह के इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनमें बफर्स यूज़ होता है। तो ये स्लाइड्स आप लोगों ने खुद रीड करनी है और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसमें आपने करना क्या है, जस्ट ये बताना है कि कौन कौन से बफर्स यूज़ होते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनकी पीएच को मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास जो बफर्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास आ गए ऑप्थेल्मेटिक प्रिपरेशन, इसका क्या मतलब है, यानी आई से रिलेटेड जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, तो ये कौन से फ्लूइड्स होते हैं ये आपने देखना है। और इनको जो बफर्स इनकी पीएच को मेंटेन करते हैं, यानी इस पीएच तक आई ड्रॉप्स वर्क करते हैं। अगर इससे पीएच कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बजाय आंखों को फ़ायदा देने के नुकसान पहुंचाते हैं, और इसमें जो बफर्स यूज़ होते हैं वो ये है। इसके अलावा बर्निंग हो जाए या किसी और वजह से स्किन इससे रिलेटेड जो क्रीम्स यूज़ होती हैं उनमें जो बफर्स यूज़ होते हैं वो आपने इस हिस्से में, इस पोर्शन में आपने करना होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट तरह के बफर्स जो डेली लाइफ में बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा, इसको अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट काम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।